हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से यही होगा कि जब नेक्स्ट धनतेरस आए उस टाइम आप किसी ईओ कार्यालय में बैठे रहे नगर पालिका के, और एज ए एग्जीक्यूटिव अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, आप वहां सेलिब्रेट करें। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। और आप लोग अच्छे से तैयार कर रहे हैं, ओवर बर्डन लेना नहीं है, आराम आराम से चीजों को सीखते चलना है। अधिनियम थोड़ा सा नया है, पहले का नहीं पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एक आप लोगों के तनाव आए, वो स्वाभाविक भी है, आना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब कुछ आ रहा है, याद नहीं हो रहा, वापस भूल रहे हैं, 2 मिनट अपन बात करते हैं। जैसे याद नहीं हो रहा आप लोगों के, पहली बात तो फिर दोबारा याद करना पड़ता है। याद करने के बाद आप वापस भूल जाते हैं, भूलने के बाद वापस रिवाइज करना पड़ता है। एग्जाम के टाइम में थोड़ा आपको डर लगता है। अगर ये सब कुछ आपके साथ जीवन में हो रहा है, नींद बहुत ज्यादा आती है, सुबह उठा नहीं जाता है, अनावश्यक कई बातों पर टाइम खराब हो जाता है। देखिए, एक फालतू तरीके से मोटिवेट करना तो एक अलग वे हो गया उसका, पर आपके साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप एक सही इंसान है। ना तो आप बहुत ज्यादा सुपरमैन है और ना आपके साथ कोई अबनॉर्मलिटीज है। जीवन में ये सब कुछ तो देखिए होता ही रहता है और होना भी चाहिए। कुछ बच्चे शिकायत करते सर हम तो भूल जाते हैं याद किया हुआ। देखिए, भूलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भूलेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अपने दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें ही आ गई, कुछ नहीं भूल रहे हैं, फिर तो अपन एक लेवल के बाद में अपना दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आप एक सामान्य इंसान हैं, इसमें चिंता की बात नहीं है। पर साथ ही ये भी प्रयास करना है कि जो चीज आपको थोड़ा सा प्रेशर देती है, नहीं याद होता है, उसको आप लिख के याद कीजिए, किसी और को पढ़ा के याद कीजिए, या किसी से बोलिए कि मुझे पूछिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके आप उसको वापस सुनिए। कुल मिला के याद हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध दिन जो अभी सेलिब्रेशन है, आज का कल का दीपावली का, अब एक तरीका तो ये कि नहीं अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, ऐसा ऐसा देखो कुछ नहीं होता है। सारी चीज जीवन में जरूरी है। थोड़ा सा टाइम उन चीजों को भी दीजिए, परिवार को दीजिए, और थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। दोनों आपसे मैनेज हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। और जब भी आप ये तैयारी कर रहे होते हैं, अपना गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, और फिर आप अपनी सारी लाइफ को मैनेज करके चल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए वापस आपको शुभकामनाएं। और इस पे कोटेशन मुझे याद आ रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत कम कोटेशन सुनाता हूं, पर आज मेरी इच्छा है कि मैं एक लाइन सुनाऊं। क्योंकि आप लोगों के पास असीम शक्ति है, रियली आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जीवन में कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो कोई अपने अच्छे समय को याद कर लीजिए, जब आपने कुछ तो कभी अच्छा किया होगा। कोई स्कूल टाइम का टॉपर रहा होगा, कोई कॉलेज टाइम का टॉपर रहा होगा, या कोई बहुत नॉर्मल स्टूडेंट रहा हो, तो भी वो एग्जाम में कई बार अच्छे नंबर लेके आ गए, या किसी की परिस्थितियां अच्छी नहीं रही होंगी, उसके बावजूद उसने बहुत अच्छा किया है। अपने अच्छे समय को याद कर लीजिए। और हमेशा ये करना कि बहुत ऊपर तक उड़ना, आप लोगों को बहुत एक अच्छी उड़ान भरनी है आप लोगों को। छोटे सपने देखना देखिए पाप है। आप आईएएस की तैयारी करते हैं और असफल हो जाते हैं, और आप एक बहुत छोटी नौकरी करके जीवन भर उसमें अपना समय गुजारते हैं, तो मेरे हिसाब से आप आईएएस की तैयारी में असफल होकर आते हैं, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, आपने बहुत बड़ा सपना देखा है। जो सबसे बड़ी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा, आपने उसके लिए हिम्मत जुटाई है। कम से कम लाखों लोग तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए एक मुझे लाइन याद आ रही है, मैं बोलता हूं उसको, आप अपने जीवन में इसको उतार लीजिए। परों को खोल, पर क्या होते हैं, पर का मतलब था पंख। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। मतलब ये कि आप लोगों को जीवन में बहुत कुछ अच्छा अचीव करना है, बड़े सपने देखने हैं। इसी के साथ ही अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा कोटेशन बोलने का या इस प्रकार का आपको मोटिवेट करने का कतई पर्पज होता नहीं है, क्योंकि मेरे मोटिवेशन से होगा भी क्या। आप लोगों को पता है कि मुझे क्या करना जीवन में आगे जाकर। और अगर इन चीजों से आप मोटिवेट हो रहे हैं, मेरी शायरी से या मेरे ये सब कुछ बोलने से, इसका सीधा सा पर्पज है कि आप शायद अभी बहुत बचपने लेवल पे, इसका मतलब आप में वो मेच्योरिटी का लेवल आया नहीं है, आपके व्यक्तित्व में गहराई नहीं है। गहराई लाना बहुत जरूरी होता है अपने व्यक्तित्व में, ताकि ये चीज आपको प्रभावित नहीं कर सके। साइकोलॉजी में आपने देखा होगा एक नया कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक बुद्धि का। इसका मतलब होता है कि बाहरी और आंतरिक परिवेश से बिना प्रभावित हुए, बिना व्यक्ति अपने
चेतना के उच्चतम स्तर की जो प्राप्ति कर लेता है उसी को आध्यात्मिक बुद्धि कहा जाता है। इसका मतलब आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाना है, स्पिरिचुअल लेवल पर जाना है, ताकि बाकी सारी चीजें आपको बर्डन नहीं दें, बाकी सारी चीजें हर्डल नहीं बने आपके जीवन में। 3-4 मिनट आपको लगता है कि खराब हो गई। अब अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज वाले की, जिसमें धारा 107 तक फिनिश हो गई थी। आज धारा 108 से लगा के नेक्स्ट तक की धाराएं करेंगे। पर मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना, अपने व्यक्तित्व में बहुत गहराई होनी चाहिए। कोई देखकर आपसे, कोई मिलकर या आपकी बात सुनकर किसी को लगे कि यार इस व्यक्ति में गहराई बहुत है, इसके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा गहराई है, उथलापन नहीं होना चाहिए। उथलापन आप बहुत परेशान करता है जीवन में, इसलिए उथलेपन से थोड़ा सा बचिए, गहराई लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं धारा 108, 109, 110, 111, 112 3-4 धाराएं करेंगे। दीपावली का समय थोड़ा लगता ही ऐसे घरों पे भी टाइम देना होता है। आप लोगों को भी, बहुत सारे लोग क्लास इसको बाद में देखेंगे दीपावली के बाद में, पर मैं चलो बना देता हूं क्लास को। इसमें जो पहला 108 की धारा है वो है कर को निरूपित कैसे किया जाता है। मैं धारा से हटके आपको एक कुछ बेसिक बात बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार से अपन को सारी धाराएं पढ़नी है। देखिए, मान लेते हैं कि अपन कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी तैयारी करते हैं। कोई भी काम से पहले उसकी क्या होती है? तैयारी होती है। तैयारी करने के बाद उस काम को अपन करते हैं, कार्य करना। इसी से आपको सारी धाराएं मैं याद करवा दूंगा। पढ़ाना मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है, मेरा मोटिव आपको याद हो जाए कैसे भी करके। तैयारी, तैयारी के बाद में कार्य। आपने मान लो कोई कार्य किया, कुछ भी किया, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई तो उसमें आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उसको परिवर्तन करें, थोड़ा बहुत उसमें सुधार करें, परिवर्तन करें। फिर भी आपको लगा कि नहीं यार ये परिवर्तन से भी ठीक नहीं, उस कार्य को डिलीट करके नए सिरे से करना है, तो उसको आप समाप्त भी कर सकते हैं। आप इसको बहुत बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपन किचन में है और अपन को खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले आपको कुछ पूर्व तैयारियां करनी होती हैं कि साहब इस प्रकार से अपन को खाना तैयार करना है। जो नए लोग हैं, जो लोग एक्सपर्ट है खाने में, वो तो obvious बात है, बना ही लेते हैं। सबसे पहले तैयारी करनी होती है। मान लो आपको एक रोटी बनानी है तो सबसे पहले रोटी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आटा वाटा मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने कार्य कर दिया, साहब रोटी आपने बेल दिया, सेक ली। फिर आपको लगा रहे यार ये रोटी तो बननी चाहिए थी ऐसी, पर ये तो इस भारतीय मानचित्र की तरह इस प्रकार कुछ बन गई आपकी रोटी, तो इसमें आप परिवर्तन करेंगे। फिर कई बार झुंझलाहट आके उसको वापस से आप मैनेज करके वापस से नई सीरीज से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब आप अंतिम समाप्त कर देते हैं। असल में देखा जाए तो इस रोटी पे ही आपकी पूरी क्लास डिपेंड रहते हैं कि ये रोटी बनाने का काम है। जबकि आप जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो इसको आप टैक्स से संबंधित समझ सकते हैं कि टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है। टैक्स, कर लगाना। तो सबसे पहले कर लगाने की, इसके रोटी को हटा दो, टैक्स लगा लेते हैं। तो टैक्स के लिए आपको तैयारी करनी है। फिर टैक्स को आपको लागू करना है। टैक्स अगर सही नहीं हुआ तो उसमें परिवर्तन करना है, और बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है टैक्स तो उसको समाप्त कर देना है। ये वाली जो धारा, ये 108 की धारा है, ये वाली ये धारा 109 की धारा है, ये वाली धारा 110 की धारा है, ये वाली धाराएं दो है, 111 और 112। ये हो गई आपकी सारी की सारी धाराएं याद, समझ में आ गया। तो आपको रोटी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले रोटी को प्रोसेस तैयार करते हैं, बाकी आप होमवर्क भी समझ सकते हैं, कोई और काम भी जो आप कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। रोटी का कोई यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। पर रोटी से समझे तो सबसे पहले आपने रोटी को प्रिपेयर करने के लिए आपने कुछ आटा वाटा तैयार करना है। उसके बाद में कैसे रोटी बनेगी, बनाएंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे उसको। अगर ठीक से नहीं बनी तो वापस से उसको समाप्त कर देंगे। आज का जो अध्याय है वो अपना टैक्स से संबंधित ये भिन्न चल रहा है। पता आपको अपने 101 से शुरू किया था, 107 तक लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज 108 से आगे तक की धाराएं पढ़ने वाले हैं। 2-3 डाउट्स हैं कि सर ये बहुत ज्यादा धाराएं एक साथ करवा दीजिए, एक क्लास रेगुलर डाल के करवा दीजिए। रेगुलर का मतलब एक दिन छोड़ के तो एक दिन क्लास आती ही है। और जैसा मैं कह रहा हूं आप मेरे पे छोड़िए तो सही, एक बार आप टेस्ट करके पढ़ते रहिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस याद कर लेना कि जो पढ़ा रहे उनको याद कर लो। आपको आगे की टेंशन और मुझे पीछे की टेंशन, शायद भूल तो नहीं गए। 23 की धारा पूछूंगा, शायद भूल गए आप। बताइए क्या है 23 की धारा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगा पता नहीं क्या बताया। यान और ध्वनि विस्तार को प्रयोग की बात करेंगे। धारा 29 के बारे में क्या बताया था आपको?
यस, भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया था आपको कि भ्रष्ट आचरण किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आपको पीछे की धारा याद करनी है, आगे का बर्डन मत लीजिए आप लोग। बात कुछ स्टूडेंट बुक्स की पूछ रहे हैं कि आपकी किताब कब आ रही है। दीपावली बाद आपको प्रोबेबली किताब मिल जानी चाहिए, दीपावली के बाद मिल जाएगी। इसमें मुझे अनावश्यक रूप से ज्यादा टाइम लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। और आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की भी जरूरत भी नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं उसको तैयार करते रहिए, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। अब इसी को अपन याद कर लेते हैं, कैसे याद करेंगे देखिए, ये तो चलो हो गया। अब अपन धारा 108 से पढ़ेंगे। 108 में कर को लगाने से पहले की प्रक्रिया क्या है, बस। तो क्या है धारा 108, सबसे पहले हेडिंग लिखिए, धारा 108 कर को अधिरोपित, अधिरोपित का मतलब लागू करना, कर को अधिरोपित करने से पूर्व प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि जब भी आप टैक्स इंपोज करेंगे तो टैक्स इंपोज से पहले की प्रक्रिया क्या क्या होगी, बात समझ में आ गई। उसको बोलते हैं कर को अधिरोपित करने से पूर्व प्रक्रिया। अब देखिए ये इसका मतलब ये पूर्व प्रक्रिया किसकी है, पूर्व तैयारी किसकी है, टैक्स को लगाने की प्रक्रिया है। अब कैसे लगता होगा टैक्स अपन समझते हैं। ये एक नगरपालिका का एरिया है, नगरपालिका है, और नगरपालिका को टैक्स लगाना है, बहुत बेसिक समझना है, नगरपालिका को टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाएगी तो सबसे पहले तो ये देखिए कि टैक्स लगाना किस पर है। तो अपन ने धारा 103 पढ़ी थी, याद हो तो 103 को ऐसे याद किया था, ये 3 और अन्य भी ऐसे ही लिखा जाता है, अन्य अन्य। इसका मतलब जो अदर टैक्स थे, अन्य टैक्स थे, वो किस में थे, 103 में थे। यहां पे ये लिखा कि नगरपालिका टैक्स लगाएगी तो सबसे पहले किसी सब्जेक्ट का चुनाव करेगी। जैसे मान लेते हैं कि किसी गाड़ी पर टैक्स लगाना है या किसी भवन पर टैक्स लगाना है, तो नगरपालिका का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि साहब भवन पे टैक्स लगाना है, तो कितना लगाना है, मान लो 5% लगाना है, ठीक है। किससे लिया जाएगा, उस व्यक्ति का नाम, साहब ये मालिक है, इस व्यक्ति इस भवन पर लगेगा तो इस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। कि कौन सी किस्त में चुकाया जाएगा, कितनी किस्तें पे करेगा, ये सारी बात आपने एक फॉर्मेट के रूप में तैयार कर ली कि हमें अब टैक्स लगाना है, तो फॉर्मेट तैयार करना, इसी को बोलते हैं प्रारूप। प्रारूप, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब अभी आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी आपको टैक्स इंपोज करना हो तो सबसे पहले किस वस्तु पर टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, ठीक। अब आपने फॉर्मेट तैयार कर दिया कि हमें 5% टैक्स लगाना है, और इसके बाद में आपने प्रारूप तैयार करने के बाद आप इस प्रारूप को पब्लिश करेंगे। ऐसे जनता को कैसे पता चलेगा, और नोटिस के साथ पब्लिश करेंगे, नोटिस। इसको पब्लिश करना मतलब नोटिस पब्लिश करना, और इस नोटिस का जो प्रारूप है पहली अनुसूची में है, टैक्स से संबंधित, ऐसे याद करना, ये टैक्स, ऐसे टी टैक्स, और ये पहला फर्स्ट। तो आपसे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, प्रथम अनुसूची। आपके सिलेबस में 6 अनुसूचियां दी हुई हैं, 6 मिनट की है वैसे तो, 6 मिनट ही सही में, पर अभी आप केवल इतना देख लीजिए कि जो नोटिस पब्लिश किया जाएगा वो कौन सी अनुसूची में होगा, प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट में, ठीक है। इसका मतलब नगरपालिका ने अपना एक काम किया, क्या किया, तब इतना टैक्स हम लगा रहे हैं, और जनता को भेज दिया, नोटिस भेज दिया। उस नोटिस का जो फॉर्मेट है कैसे लिखेंगे वो पहली अनुसूची में लिखा गया है, और जनता से ये कह दिया कि साहब आपको अगर कोई शिकायत है तो जिस दिन हम नोटिस प्रकाशित कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप हमें सूचना दीजिए। इसको मैं एक आक्षेप वर्ड लिखा, आक्षेप का मतलब होता है अगर आपकी कोई शिकायत, आक्षेप मतलब तो आरोप लगाना होता है, पर यहां पे इसका मतलब है अगर आपको कोई शिकायत है तो हमें बताइए, नगरपालिका को बता दीजिए। क्योंकि मान लेते हैं कि यहां पे किसी व्यक्ति को लगे यार भवन पर 5% टैक्स तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये व्यक्ति नगरपालिका को वापस लिखेगा, या 10 लोग लिखेंगे, 100 लोग लिखेंगे, या 1 लोग लिखेंगे, साहब आप इस टैक्स को थोड़ा कम कीजिए। तो नगरपालिका को अगर लगता है कि कम करना चाहिए तो कम कर देगी, लगता है कि इतना ही रहना चाहिए तो इतना ही रख देगी। मतलब जो आक्षेप किसी व्यक्ति ने लगाए कि साहब कम कीजिए, तो चाहे तो नगरपालिका कम कर सकती है, चाहे तो नगरपालिका
कम नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मान लेते हैं कि नगर पालिका को यहां लगता है कि साहब मेरे बस का रोग है नहीं है, तो कोई एक कमेटी का गठन किया जा सकता है नगर पालिका में, और वो कमेटी ये कह देगी कि साहब टैक्स को कम करना है, इतना ही रखना है। तो या तो नगर पालिका में जो आरोप लगे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत करी है, आक्षेप लगाए हैं, उन आक्षेप को तो चाहे तो नगर पालिका स्वीकार कर ले, चाहे अस्वीकार कर ले, अभी लिखना नहीं है आपको, और चाहे नगर पालिका इसके लिए कमेटी का गठन कर दे, समिति बना दे। और मान लेते हैं कि नगर पालिका इस समिति ने यह कहा कि नहीं नहीं टैक्स आपने ठीक ही लगाया, तो फिर नगर पालिका इसको एक राजपत्र में प्रकाशित कर देगी और टैक्स लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, राजपत्र में प्रकाशित। बात समझ में आ गई क्या? धारा 108 वैसे पढ़ेगी तो आपको समझ में आएगी नहीं है एक्ट में, आप इसको ऐसे देखेंगे तो आसान हो गई आप लोगों के लिए। कितनी स्टेप फॉलो करनी है? स्टेप नंबर 1, पहले विचार है नगर पालिका की छोड़ दीजिए, नगर पालिका एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसको मैं मिटाता हूं एक बार, फिर वापस देखिए, बिल्कुल समझते हुए लिखेंगे इसको ताकि आप लोगों की दिक्कत आए नहीं। देखिए अपनी स्टेप से इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वैसे भी 8 में क्या आ रहा है, 8 का मतलब ठाठ हो रखे हैं, तो किसके ठाठ हो जाएंगे? नगर पालिका जब टैक्स लगाने की बात करेगी तो उसके ठाठ हो जाएंगे कि हमें बहुत सारा टैक्स मिलेगा, तो ठाठ हो गए। तो 8 में टैक्स लगाने की बात है, समझ में आ गया? देखिए पहला चरण क्या, अपन कुछ स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में है कि नगर पालिका के पहले विचार है, इसने एक प्रारूप तैयार कर लिया। प्रारूप का मतलब एक इस प्रकार का फॉर्मेट लिख लिया कि इतना इतना टैक्स हम लगाएंगे, ये प्रारूप तैयार कर लिया। दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में नगर पालिका नोटिस भेजेगी, मतलब जनता को। नोटिस का मतलब क्या? जनता को सूचना देना। तो नगर पालिका जनता को सूचना देने की सूचित करेगी, नोटिस। अब ये नोटिस ऐसे रेंडम नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची 1 में इसका क्या दिया हुआ है? प्रारूप दिया हुआ है कि जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो उसका फॉर्मेट ये होगा। जब अनुसूची 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है इसका संबंध धारा 108 से है, और 108 की धारा में आपको ध्यान रखना है इसका संबंध प्रथम अनुसूची से है। दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। दो, अभी तक जनता के पास में सूचना चली गई है, अब जनता से वापस प्रतिक्रिया आएगी, और प्रतिक्रिया कितने दिन में आएगी? 3rd स्टेप में लोगों को 30 दिन में बताना, 30 दिन में शिकायत करनी है। 30 दिन में, मैं शिकायत वर्ड यूज कर रहा हूं, 30 दिन में क्या करनी है? शिकायत। इसमें जनता ये कह सकती है साहब ये जो टैक्स का आपने प्रारूप तैयार किया है, इतना टैक्स हम पर मत लगाओ, तो फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। जो 30 दिन में जो शिकायत करी है जनता ने, 30 दिन में जो शिकायत करी है, अब नगर पालिका के पास क्या ऑप्शन है? चाहे तो इसको स्वीकार कर ले कि साहब ये सही बात है, कम करते हैं टैक्स चौथे चरण में, चाहे तो इसको स्वीकार करे, चाहे इसको अस्वीकार करे, और चाहे इसको समिति के पास भेज दे। तब समिति क्या कहती है? और कमेटी ने कहा कि नहीं ठीक है टैक्स लगा दो, तो 5वें चरण में क्या कर दिया जाएगा? राजपत्र में सूचना दे दी जाएगी, राजपत्र में सूचना, और टैक्स लगा दिया जाएगा। अब लिखिए इसको, और टैक्स लगा दिया जाएगा। इसको उतार लीजिए ऐसा कैसा। तो पहला क्या लिखेंगे आप? कर को अधिरोपित करने से पूर्व की प्रक्रिया। तो नंबर शॉर्ट में लिखिए, नगर पालिका टैक्स का प्रारूप तैयार करेगी। अब प्रारूप में आपको अनावश्यक नहीं लिखना है कि कौन व्यक्ति देगा, उसका नाम लिखा जाएगा, कितनी किस्त होगी उसका नाम लिखा जाएगा, कितनी दर होगी उसका नाम लिखा जाएगा। फिर भी आपको लिखना तो लिख सकते हो। नगर पालिका कर के लिए प्रारूप तैयार करेगी, कर के लिए प्रारूप तैयार करेगी। इस प्रारूप में कर की दर, व्यक्ति का नाम, दाई जो देने वाला है, इसके साथ में इसकी कौन कितनी किस्तों में इसका भुगतान करना है, उसका विवरण लिखा जाएगा, उसका विवरण लिखा जाएगा, ठीक है। एक चरण पूरा हो गया, प्रारूप तैयार कर लिया, तो अब जनता के पास में जाएगी, जनता को सूचना देने के लिए नोटिस तैयार करेंगे। तो लिखिए दूसरा, इसका प्रकाशन प्रथम अनुसूची के नोटिस में किया जाएगा। इसका प्रकाशन प्रथम अनुसूची के नोटिस में किया जाएगा।
इसका प्रकाशन प्रथम अनुसूची के नोटिस में किया जाएगा, उस प्रारूप में किया जाएगा। तीसरा, अगर जनता को कोई शिकायत है, मैं शिकायत वर्ड यूज कर रहा हूं, आक्षेप लिखा पर शिकायत, अगर कोई शिकायत है वो 30 दिन में शिकायत कर सकते हैं, 30 दिन में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर नगरपालिका क्या करेगी? नगरपालिका चाहे तो किसी शिकायत को स्वीकार कर सकती है, चाहे शिकायत को अस्वीकार कर सकती है, या समिति के पास भेज सकती है, या समिति के पास भेज सकती है। अब अंतिम चरण, नगरपालिका राजपत्र में सूचना के द्वारा, अधिसूचना होता है उसे, नगरपालिका राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा कर अधिरोपित करेगी, कर अधिरोपित करेगी, कर लगाएगी। बस क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो सुन लीजिए। सबसे पहला 8 का संबंध किससे है? तो 8 का मतलब ठाठ है, 108। वैसे भी ध्यान रखना है 108 में क्या आती है? एम्बुलेंस आती है 108 में, 108 में आती है ना, हाँ 108 में एम्बुलेंस आएगी। अब एम्बुलेंस आएगी, इसका मतलब एम्बुलेंस आने से पहले आपको पहले कुछ तैयारियां कर लेनी है। एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस आई है, तो वो तैयारी हो गई अपने में, तो पूर्व तैयारी 108 में लिखी गई है। और किसकी पूर्व तैयारी है? टैक्स की पूर्व तैयारी है। याद करना, थोड़ा स्टूपिड तरीका लगा के याद कर लेते हैं। तो टैक्स से संबंधित जो भी पूर्व सूचना है, पूर्व अधिरोपण के पूर्व की जो प्रक्रिया है वो 108 में लिखी गई है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। अब ये तो राजपत्र में सूचना दे दी, पर अब मैंने कहा था ना, अगर अपन इस पे देखें तो सबसे पहले आपने पूर्व तैयारी कर ली, ये वाला काम कर लिया अपन ने। अब कार्य कब से शुरू कर रहे हैं? पर कार्य करना शुरू कर देंगे तो टैक्स लागू कब से हो जाएगा? ये बात 109 में लिखी गई है। टैक्स लागू कब से हो जाएगा? ये बात 109 में लिखी गई है। तो अपन पढ़ेंगे धारा 109 कर का अधिरोपण, इसको भी याद कर लेते हैं। कर का अधिरोपण धारा 109, धारा 109 कर का अधिरोपण। इधर देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा कर ले कि 8 में तो पूर्व तैयारी थी। अब टैक्स वैक्स तैयार हो गया, जनता को कहा कि आप पे टैक्स लगा दें क्या? जनता कहेगी नहीं नहीं मत लगाना। 9 में क्या लिखा गया है? टैक्स को इंपोज करना, लागू करना। और वैसे भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ा है, तो धारा 100 सेक्शन आर्टिकल 109, 110 इनका संबंध किससे है? इनका बजट से संबंध है, और वहां भी टैक्स इंपोजिशन की बात हो सकती है। तो इसका मतलब देखिए, धारा 109 में लिखा गया तो किस प्रकार से धन विधेयक है उसकी प्रक्रिया होगी, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो 109 है ये जनता पर टैक्स लगाने की बात करता है, और जब भी लगाने की बात आएगी जनता मना कर देगी, तो 9 में क्या लिखा गया कि टैक्स को लागू करना। 8 में एम्बुलेंस आ रही है, पूर्व तैयारी है, समझ में आ गया। तो 9 में क्या है? कर का अधिरोपण। ये आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है। इसका बस केवल इतना ही है कि जब भी टैक्स लगाया जाएगा, कब लगाया जा सकता है भाई, वो तो नगरपालिका जानती है किस तारीख को लगाया जाएगा। पर यहाँ पे 4 डेट लिखी गई है, जो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। एक डेट है, आपको पता है कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अच्छा, 1 अप्रैल को क्या होता है, क्या शुरू होता है 1 अप्रैल को? पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद देखें तो एक तारीख है 1 जुलाई, या ऐसे याद करते हैं। देखिए, महीना कब से शुरू होता, वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से शुरू होता है। तो एक डेट आप याद कर सकते हैं 1 जनवरी। या तो कोई टैक्स लगाया जाएगा वो 1 जनवरी से लगाया जाएगा, या इसके 3 महीने बाद 1 अप्रैल से, या इसके 3 महीने बाद 1 जुलाई से, या इसके 3 महीने बाद 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर। ये 4 डेट लिखी गई कि इस तारीख को टैक्स लागू किया जा सकता है। मतलब जब भी नगर पालिका टैक्स इंपोज करेगी तो यूं नहीं साहब 13 जनवरी से टैक्स लागू हो जाएगा। वो कोशिश ये कर देंगे ताकि कलेक्शन में और इसके हिसाब रखने में दिक्कत नहीं आए। तो टैक्स के लिए 1 जनवरी आपको पता है कि साल का पहला ही दिन है, तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर को बोल के आपको टैक्स शुरू कर दिया। या झूठ बोलने वाला दिन है 1 अप्रैल को शुरू कर सकते हैं, या जब बच्चे स्कूल जाए
कुछ दिन से पहले स्कूलें 1 जुलाई से खुलती थी, आजकल तो टाइम चेंज हो गया। तो 1 जुलाई को या 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, ओबीसी बात है, तो गांधी जी नोटों पे छपे होते तो 1 तारीख से शुरू कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। पर साथ में एक बात और याद रखनी है, बात यह कि मान लेते हैं कोई टैक्स है वो 1 अप्रैल को लागू नहीं हुआ, 1 अप्रैल को लागू हो गया तो बराबर हिसाब चलेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको पता है कि अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1 अप्रैल को अगर टैक्स लगाए तो फिर से उसका हिसाब कभी गड़बड़ाएगा नहीं। पर मान लेते हैं कि 1 जनवरी को टैक्स लगा दिया तो फिर 1 अप्रैल के बाद तो नया वर्ष, नया फाइनेंशियल वर्ष शुरू हो गया। 1 जुलाई है तो ये भी कुछ डेज कम पड़ गए, 1 अक्टूबर है तो फिर भी सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? 1 अप्रैल है। अगर 1 अप्रैल को टैक्स लगाया है तो इसका वार्षिक रूप से इसको कलेक्ट कर सकते हैं सब, 1 अप्रैल से मार्च तक का, 31 मार्च तक का हिसाब हो जाएगा, ठीक। पर मान लेते कि टैक्स जनवरी में है तो फिर इसको जो कलेक्ट करेंगे वो फिर 3 महीने के लिए कर लेंगे और फिर अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। मान लेते जुलाई में लगाया तो जुलाई से अगले जुलाई तक के नहीं फिर 7-8 महीने के लिए कलेक्ट कर लेंगे, फिर 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपने 13 तारीख को मकान लिया और आप सोचते हो कि मकान मालिक को सर मैं ना 1 तारीख से ही आपको किराया दूंगा, तो मकान मालिक कहेगा 13 से लेके 1 तक का तो आप दे दो, 15 दिन का जो भी 17 दिन का किराया है, फिर 1 से 1 कर लेंगे। और किसी ने मकान ही 1 तारीख को लिया है, इसका मतलब उसका हिसाब 1 से 1 चलता रहेगा। तो अगर 1 अप्रैल को आपने टैक्स लागू किया तो उसका हिसाब तो चलता रहेगा। फिर अगर जुलाई से है तो पहले जुलाई से लेकर अप्रैल तक का हिसाब करेंगे, जनवरी से तो जनवरी से अप्रैल तक का हिसाब करेंगे, अक्टूबर से तो अक्टूबर से अप्रैल तक का हिसाब करके फिर टैक्स को इंपोज कर देंगे। ये ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, पर फिर भी आप लोग याद इसको रख सकते हैं सब। ये लिखा गया है टैक्स के अधिरोपण के बारे में। एक बात और लिखी गई है, मान लेते हैं कि आपने टैक्स को लगा दिया, ये थोड़ा सा ऐसे साफ कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि आपने टैक्स, ये बहुत कॉमन बात है, मकान जिस दिन खाली कर दिया, खाली करने के बाद आप किराया देंगे क्या? नहीं देंगे। तो यहाँ पे कि जिस दिन टैक्स को खत्म कर दिया उसके बाद आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर जिस दिन मकान खाली कर रहे हैं और आपने कहा कि सर मैं 5 दिन बाद में जो बकाया 2000 रुपए वो दे दूंगा, तो दे सकते हैं। बस यही बात यहाँ पे लिखी गई है। बहुत आसान है, बशर्ते इसको बेसिक देसी भाषा में समझना है। इसको बुक की लैंग्वेज में और एक्ट की लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तो बहुत आसान है। तो टैक्स का जो इंपोजिशन अधिरोपण है वो सबसे पहले इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बात इसमें याद रखनी है कि जो टैक्स को इंपोज है वो 1 जनवरी, दूसरी 1 अप्रैल, तीसरी 1 जुलाई एंड फोर्थ 1 अक्टूबर, इसको लागू किया जा सकता है, इस तारीख को लागू किया जा सकता है। पर बस इसके आगे लिख लो वार्षिक रूप से, वार्षिक, इसको कलेक्ट वार्षिक रूप से करेंगे। बाकी अर्धवार्षिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तिमाही किसी आधार पर हो सकता है, पर इसमें से ये वाला जो है, ये वाला जो टैक्स है, इसको जो कलेक्शन होगा वो वार्षिक होगा। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि जिस दिन टैक्स समाप्त होता है उसके बाद टैक्स नहीं लिया जाएगा। और यहां पे लिखा गया है बकाया लिया जा सकता है, बकाया लिया जा सकता है। अब इसमें क्या नहीं समझना है, बस लिख लीजिए इसको, बकाया लिया जा सकता है कि टैक्स जो लागू होगा वो 1 जनवरी इसको लागू हो जाएगा। जिस दिन टैक्स खत्म कर दिया साहब 10 तारीख के बाद आप पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर 10 तारीख के बाद आपसे जो बकाया आपका पड़ा वो जरूर लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इसमें लिखी गई धारा 109 में टैक्स का अधिरोपण है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, अब लगा दिया आपने तो वापस पीछे आते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि लगा तो दिया पर ये सही नहीं लगा, लागू तो हो गया पर सही नहीं लागू हुआ, तो इसमें परिवर्तन कर देंगे। और वो किस में लिखा गया है? 102 में लिखा गया है, 110 में लिखा गया है कि किस प्रकार से टैक्स में बदलाव या परिवर्तन किया जा सकता है। क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे अपन किस प्रकार से कर लगा दिया
और कर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से। इसमें कुछ नहीं, बस बहुत आसान है, कर में परिवर्तन की प्रक्रिया। कर में किस प्रकार से बदलाव किया जाएगा। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ये लिखा गया कि 108 में क्या था आपको पता है, कर की पूर्व तैयारी और 9 में कर लागू करना। अगर परिवर्तन करना है तो इसी के तहत किया जाएगा बस। भाई परिवर्तन करना है, परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर चलता है, मैं पूछता भी हूं जब पॉलिटी की क्लास लेता हूं तब, क्या पद पर जाने के बाद न्यायाधीश या राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति या न्यायाधीश के वेतन और भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 90% बच्चे नहीं उत्तर देते हैं। नहीं क्यों, परिवर्तन तो किया जा सकता है ना भाई। जैसे राष्ट्रपति का वेतन 1 लाख है, एग्जाम्पल है, और उसको वेतन को 1.5 लाख कर दिया, तो ये परिवर्तन ही तो हुआ। तो फिर वो नकारात्मक परिवर्तन वर्ड यूज नहीं किया मैंने, तो परिवर्तन की बात कही। तो परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है। हाँ, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछते हो कि पद पे जाने के बाद राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो सही है। पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसका क्या मतलब, परिवर्तन किया जा सकता है। ओके ठीक है, सही। परिवर्तन का मतलब है कि टैक्स को या तो ज्यादा करना है या कम करना है, यही तो परिवर्तन होता है। और चाहे तो ज्यादा करें चाहे कम करें, जो धारा 108 में पूर्व तैयारी है और यहां से कर लागू करना है, इसी प्रक्रिया को फॉलो करके टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 110 में बस आपको इतना याद रखना है कि अगर टैक्स में परिवर्तन करना है, थोड़ा सा लिख सकते हैं, अगर टैक्स में परिवर्तन करना है, अगर टैक्स में परिवर्तन करना है, टैक्स में परिवर्तन करना है तो धारा टैक्स में परिवर्तन करना है तो अब ब्रैकेट में लिख लो, दर को घटाना, दर को बढ़ाना, दर को घटाना, दर को बढ़ाना आदि। तो धारा 108 व 109 के तहत, धारा 108 व 109 के तहत टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 108 व 109 के तहत टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। बस वही है, जिस प्रक्रिया से लागू करेंगे उसी प्रक्रिया से बदलाव कर देंगे। ये होगी धारा आपके 110। अब वापस आते हैं पीछे, वापस में क्या लिखा गया था देखिए, परिवर्तन हो गया पर परिवर्तन सही नहीं हुआ तो उसको समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। उसमें धारा 111 और 112 लिखी गई है, ये दोनों क्यों लिखी गई इसको भी समझाता हूं। इसका मतलब अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन धारा 111। 111 में ये है कि साहब नगर पालिका ने, पहले इसको समझेंगे, वैसे भी 3 डंडे लगे हुए हैं, तो राज्य सरकार नगर पालिका के गले में 3 डंडे लगा देगी कि साहब ये टैक्स जो आपने लगाया ये बहुत ज्यादा है और जनता इससे परेशान हो रही है, इसको खत्म कर दो आप। 3 डंडे लगा देगी गले में, तो ये खत्म करने को लेकर है। इसको लेकर खत्म करने को, किसको खत्म करने को, टैक्स को खत्म करने को लेकर है। इसका मतलब है कि कर को स्थगित करना, टैक्स को या तो स्थगित कर देना या उसको प्रतिष्ठित का मतलब तो मनाही करना। टैक्स को स्थगित या प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति है यहाँ पे, धारा 111। कर को स्थगित करने या प्रतिषेध से प्रतिषिद्ध बनाए या प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब
इस धारा को देखकर आपको लगता नहीं कि इसमें कुछ खास लिखा गया है, ये समझ में आ जाएगा। सब टेक्स्ट जो लगाया उसको खत्म कर देंगे, लिखते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखिए यदि राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया टैक्स या तो अनुचित है, मतलब ज्यादा लगा दिया, या उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो वापस बोलता हूं, यदि राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया टैक्स या तो अनुचित है या उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो राज्य सरकार नगर पालिका को नोटिस देकर ये कह सकेगी कि इस टैक्स में सुधार किया जाना चाहिए, इस त्रुटि को या इस टैक्स में सुधार किया जाना चाहिए। फिर भी नगर पालिका नहीं करती है तो राज्य सरकार द्वारा टैक्स को खत्म किया जा सकता है। ठीक, अब करते हैं इसके शॉर्ट नोट तैयार। आगे नहीं भागना है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। ये 10-15 क्लासों का मामला और है, नजदीक पहुंच रहे हैं, आप याद करते चलिए बस। ठीक है, खत्म किया जा सकता है। अब इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, शुरुआत कहां से की बताओ, धारा 108 से 108। इसको अपन शॉर्ट में समझेंगे। अब शॉर्ट में समझेंगे। धारा, ये दिखेगा नहीं पेन, याद करना है अभी क्लास में पूरा धारा 108 क्या लिखा गया था। धारा 108 किससे संबंधित, धारा 108 कर को अधिरोपित करने की क्या है, पूर्व प्रक्रिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कर को इम्पोज करने के लिए अधिरोपित करने के लिए द प्रोसेस टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, अधिरोपित करने की प्रक्रिया, या प्री प्रोसेस टू इम्पोज द टैक्स, अधिरोपित करने की प्रक्रिया। अब इसमें सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, प्रारूप। उसके बाद में फर्स्ट अनुसूची वर्ड यूज किया था मैंने आपको, इसमें मैंने बताया कि 30 डेज का समय होगा और फिर इसको लागू किया जा सकता है। बस इतनी बात है। लागू किस तारीख को होगा ये बात अपन लिखेंगे धारा 109 में। तो धारा 109 में किसकी बात है, लागू की बात है। तो नंबर 109 में क्या लिखा गया है, लागू की बात। तो लागू की बात देखिए, 4 आपको डेट बताई है, इन डेट को लागू किया जा सकता है। 1 जनवरी है, इसके बाद में 1 अप्रैल है, इसके बाद में 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। अगर इस तारीख को लागू हुआ तो बेस्ट है वो, अदरवाइज इसका जो कलेक्शन है, इसका कलेक्शन इनका या तो छमाही के आधार पर या किसी भी प्रकार से कलेक्शन करके इसके बराबर ले आएंगे। और एक डेट के बाद में, जिस दिन टैक्स खत्म हो गया उसके बाद कोई टैक्स लिया नहीं जाएगा, बकाया की वसूली की जा सकती है। अब धारा 110 में क्या बताया, परिवर्तन। धारा 110 में क्या है, टैक्स में क्या है, परिवर्तन। अर्थात किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सब चेंज भी करेंगे, चाहे तो नया लगाएंगे चाहे चेंज करेंगे, इन दोनों धाराओं के तहत ही चेंज किया जाएगा। तो 108 और 109 में जो प्रक्रिया आपने डिस्कस की, उनके तहत ही टैक्स में बदलाव किया जाएगा। फिर बात करते हैं धारा 111 की। 111 में यह लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार को लगता है तो राज्य सरकार उसको खत्म कर देगी। बस, तो खत्म करने की बात कहां पे लिखी गई, धारा 111 में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से करना। दीपावली पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे वो तो आप डिसाइड कर लीजिए, पर गिफ्ट सबसे पहला तो यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके एक अधिकारी बन जाइए। और दूसरा ये
कि जो आप YouTube पर जो क्लासेस आप लोग शेयर कर रहे हैं और जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं चाह रहा था कि दीपावली तक अपने 15-20 हजार हो जाएंगे, तो ना तो 20 हजार हुए ना 15 हजार हुए। अब वो तो आप पे देखें आप कितने बढ़ाते हैं, कितने लोगों को शेयर करते हैं ताकि बढ़ जाए। इससे बढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कितना ठीक से प्रयास कर रहे हैं। बोलना मुझे अब सही लगता नहीं है कि मैं हा हूं करके आपसे सब्सक्राइब बढ़वाऊं या लाइक करवाऊं। वो देखिए एक इंटरनल होता है कि कोई आदमी कर रहा है तो उसके लिए अपन बदले में कितना कर दें, उसे दुगुना लौट कर आता है। एक ये भी होता है क्लास को शेयर कर देंगे तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो और बच्चे देख लेते हैं क्लास को, तो हम क्लास शेयर नहीं करते हैं। देखिए देखने वाले तो यूं है कि क्लास को इसको 1000 बच्चे भी अगर देख लेंगे तो वैकेंसी तो फिर भी 100 ही है, तो वो तो देख लिया देखने वालों ने, तो ये तो तय है बात। हाँ इतना जरूर है कि आप इसके बदले में क्या कर रहे हैं वो है। अगर देखिए हर क्लास को 2-3 हजार 5 हजार 7 हजार बच्चे देख लेते हैं तो इसका मतलब तो हो गया काम तो पूरा। आप चाहे आप लाख को भेजिए वो तो 5 हजार ही सफिशियंट है, 5 हजार ही बहुत भारी पड़ते हैं आप लोगों पर, इसलिए वो तो है नहीं। अब आप लोग अगर शेयर करेंगे दीपावली के दिन सब्सक्राइबर की एक संख्या बढ़ती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको नहीं शेयर करके नहीं सब्सक्राइब करवाते हैं तो भी आपका धन्यवाद। मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा मेरे एफर्ट्स में, चाहे मुझे जो करना पड़े, चाहे मैं बीमार हूं चाहे कोई काम है, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फिर अपन रिवीजन भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरी बुक आ जाती है 5-7 दिन में, उसके बाद अपन पूरी स्लाइड लगा के सारे धारा वाइज मैंने क्वेश्चन डाले हैं, उसमें सारी धाराएं अपन डिस्कस कर लेंगे। शेयर करेंगे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे गिफ्ट मिलेगा दीपावली पर, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अपन कर लेते हैं इसमें आगे की धारा अपन करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय।